सर ये CAGR मैं अटेंड नहीं कर पाता, तो मैं तो एक बार बता CAGR दीजिए। का मतलब होता है आपकी मतलब कितनी कॉस्ट आई, कितना परसेंटेज कमाया। आपने जो कैपिटल लगाई उस पे एनुअल ग्रोथ रेट, कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट CAGR, कि आपने उस पे कितने परसेंट पैसा कमाया, बस उसको बोलते हैं CAGR। कुछ अलग से नहीं पढ़ाया है टॉपिक मैंने। आगे बढ़ते हैं। और कोई हाँ जी बंसल जी, आपकी क्वेरी थी, बोलिए। है 264 पेज की। 264 पेज पे क्वेरी बताइए। क्वेश्चन 2। टू तो बता दिया हमने, अच्छा, भूल जाते हैं क्या। अभी तो बताया था 12.57 को 4 बार ऐड कर लीजिएगा, 5,000 रुपये वो 8,000 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यही आंसर है। नेक्स्ट बोलिए। 265। पेज नंबर 265 पे। एक्सेल टेम्पलेट वाला। एक्सेल टेम्पलेट, हाँ। यू कैन क्रिएट अ सिंपल वन यूजिंग दिस लेआउट। देखो, क्वेश्चन तो यही है कि 10,000 रुपये लगाए, वो 16,000 हो गए 5 साल में, रेट बताओ। तो वो कह रहा है रेट तो बता दोगे जैसे मैंने अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन कराया, लेकिन अगर यही काम आपको एक्सेल में करना हो तो ऐसे करना होता है। मैंने कभी करके नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं होगा कैसे। ये कह रहा है इक्वल्स टू B2 का मतलब आप ये वाली फिगर रख लो, 16,000 डिवाइड बाई B1। और फिर इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, किसी को कोई एक्सेल वाला हो तो मुझे बता देना भाई ये क्या होता है। फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई B3। अब ये B3 क्या होता है पता नहीं, -1 करोगे तो आंसर आ जाएगा, CAGR का फॉर्मूला हो जाएगी। ये डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा, लेकिन भैया कैसे होता है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ। मैंने लिख दिया, ये AI ने मुझे बताया था तो मैंने भी लिख दिया। अब जिसको इतना समझ में आता है भैया एक्सेल, मुझे भी समझा देना, बता देना, मैंने कभी किया नहीं है। और कोई क्वेरी। पेज 272 पर। पेज 272 पे चलेंगे। अभी जरा हैंग हो गया इसलिए थोड़ा सा कुछ और बता देता हूँ, तो वो हैंग सेट निकलेगा। कल एक बंदे ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, सर थोड़ा बहुत कमोडिटी के बारे में भी बता देना। तो आज कमोडिटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद क्वेरी लेंगे। कमोडिटीज क्या है, जैसे हम शेयर्स ट्रेड करते हैं, ऐसी कमोडिटी भी फ्यूचर में ट्रेड होती है। अब फ्यूचर क्या है एक अलग चीज है, फ्यूचर क्या है वो बता देते हैं। एक इंसान को कोई चीज खरीदनी थी, तो एक तरीका तो यह है भैया आपके पास है तो दे दो, आपके पास है और मुझे लेनी है तो मैं आपको पैसे दूंगा और ले लूंगा। लेकिन एक ये भी तो हो सकता है ना, सर आज नहीं, मुझे 1 महीने बाद लेनी है, 2 महीने बाद लेनी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1 महीने या 2 महीने बाद लेनी हो, तो उसके लिए भी मैं आज ही कर पाऊँ ये चीज़ कि भैया 1 महीने बाद मुझे तुम्हें देनी पड़ेगी। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपने कहा मैं ये घर खरीद लूंगा, आप सौदा कर लेते हो ना, 1 करोड़ का घर होता है, 5 लाख उसे एडवांस देके कहते हो मैं 6 महीने में तुझे 95 लाख दे दूंगा। तो इसे बोलते हैं कि हमने एक ट्रेडिंग कर ली, हमने एक ट्रेड कर लिया फ्यूचर का, जिसकी अकम्पलिशमेंट फ्यूचर में होगी। यही काम जब हम डिजिटली करते हैं तो उसे फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, उस एक्सपायरी डेट पे आपको वो काम करना ही पड़ेगा। उससे पहले अगर आप हट जाओ, उसमें से निकलना चाहो तो निकल सकते हो, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स के हिसाब से आप काम करते हो, उसे फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बंसल जी को 1 किलो गोल्ड खरीदना था, आज के टाइम में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत है लगभग 2.5 लाख रुपए शायद, हाँ, या 1.5 लाख है। 150। 1.50 के आसपास सोच लेते हैं। अब बंसल जी को लेना था 1 किलो गोल्ड। 1 किलो गोल्ड क्या करना है जी, बड़े अमीर आदमी है भाई, बेटी की शादी में देंगे। इनकी बेटी की शादी के लिए अभी सिर्फ लड़का ढूंढ रहे हैं, अभी भी कोई फाइनल नहीं हुआ। लेकिन इन्हें क्या करना था, 1 किलो गोल्ड लेके रखना था। ये सोच के बंसल जी ने सोचा अभी तो मेरे पास पैसे हैं, पैसे कैसे हैं वो बता देता हूँ। बंसल जी को किसी ने कह दिया भाई 1.5 लाख रुपए गोल्ड है, 1 साल के अंदर अंदर 2.5 लाख हो जाएगा ये। अब बंसल जी तो टेंशन में परेशान हो गए, अरे यार मैंने तो अपनी बेटी की शादी में 1 किलो गोल्ड देना है, अभी 1.5 लाख रुपए है, और अभी मुझे किसी ने बताया ये तो 2.5 लाख हो जाएगा 1 साल में, तो फिर तो मैं 1 किलो दे नहीं पाऊंगा। 1 किलो गोल्ड अगर 1.5 लाख रुपए तोला मान ले तो लगभग लगभग 1.5 करोड़ का हो जाएगा 1 किलो गोल्ड इस टाइम पे।
तो बंसल जी ने कहा मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया है अभी, मुझे बेटी की शादी में ही देना है, 1.5 करोड़ रुपए का गोल्ड, 1 किलो गोल्ड दूंगा। लेकिन अगर गोल्ड 2.5 लाख हो गया 1.5 की जगह, तो फिर मैं 1 किलो नहीं दे पाऊंगा, फिर तो मुझे 600 ग्राम देना पड़ेगा उतने ही पैसों में। तो बंसल जी हो गए परेशान, क्या करूं क्या करूं। अब एक तरीका तो यह है वो 1 किलो गोल्ड उठाकर खरीद लाएं, अभी के भी ज्वेलर के पास जाएं, 1 किलो गोल्ड खरीद लें। लेकिन ये 1 किलो गोल्ड देने कैसे वाले थे, ये चाह रहे थे कि एक तो मैं सास का नेकलेस दूंगा, एक मैं उसका दूंगा दामाद का, एक नंद का भी दूंगा, ऐसे करके 20-20 50-50 ग्राम बहुत सारे बंदों को देना था, और बाकी बचा हुआ बेटी को और दामाद को दे देंगे। तो जो सास को देंगे वो सास को पसंद करा के देना था, जो नंद को देंगे वो नंद को पसंद करा के देना था। बेटी भी पसंद करके लेगी, एकदम से थोड़ी ले लेंगे। अब वो काम तो तब होगा जब लड़का मिल जाएगा, शादी पक्की हो जाएगी, तो अभी तो ले ही नहीं सकते। अब बंसल जी इसी टेंशन में गोल्ड ना बढ़ जाए। अरे 1.5 लाख रुपए तोला गोल्ड है, अगर 2.5 लाख रुपए तोला हो गया तो कैसे देंगे? उसमें तो जितने पैसों में 1 किलो आने वाला था उतने पैसों में 600 ग्राम ही आएगा। फिर बंसल जी ने जो बेटी से वादा किया हुआ है तेरी शादी में 1 किलो गोल्ड दूंगा, वो कैसे पूरा होगा? अब बंसल जी टेंशन में। अब अगर गोल्ड 2000 रुपये भी बढ़ जाए उनका रात को दिक्कत हो जाए, उन्हें सांस आनी बंद हो जाए, हाय गोल्ड बढ़ गया 2000 बढ़ गया। तो बेटी पढ़ी लिखी थी, बेटी ने कहा पापा टेंशन ना लो, शादी भी हो जाएगी गोल्ड भी दे दोगे। मेरे पास एक तरीका है। कि क्या? आपको ये टेंशन है गोल्ड का रेट बढ़ ना जाए, आप इसे गोल्ड को खरीदना चाहते हो, तो आप आज से 1 साल बाद का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लो फ्यूचर में। उसका रूल ये होता है कि आज आपने मान लीजिए 1.5 करोड़ का गोल्ड खरीदना है, तो 10 या 20 लाख रुपए जाएंगे बस आपके अकाउंट से, और 1 साल बाद का गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। अब 1 साल बाद गोल्ड का रेट जो मर्जी हो, चाहे वो 1 रुपये पे हो जाए, चाहे वो 1 लाख आ जाए, और चाहे 2 लाख हो जाए, आपको 1.5 लाख में मिलेगा। अगर 1 लाख हो गया तो भी आपको 1.5 लाख के पैसे देने पड़ेंगे, अगर 2.5 लाख हो गया तो भी आपको 1.5 लाख रुपए के पैसे देके वो गोल्ड मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें आपको कुछ पैसा शुरू में देना पड़ता है, उसे बोलते हैं मार्जिन मनी। मार्जिन मनी या सिक्योरिटी मनी देने के बाद वो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है। फिर उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, मान लीजिए आपने 1 साल बाद का लिया, तो 1 साल बाद जो एक्सपायरी डेट है उस पर आपको बाकी बचा हुआ बैलेंस पेमेंट करना पड़ेगा और गोल्ड आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे पहले उसमें से बाहर निकलना चाहो तो निकल सकते हो, फिर वो उसके लिए जो भी उसका रेट चल रहा होगा मार्केट में कम ज़्यादा, वो वाली पेमेंट देके आप बाहर निकल सकते हो। वो मार्केट रेट के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर गोल्ड का रेट 10,000 रुपये बढ़ा होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का रेट भी 10,000 या 9,500 बढ़ गया होगा, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर गोल्ड का रेट घटा होगा तो आपको घटा मिल जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो कुछ लोग ये सोच के कि मुझे कौन सा गोल्ड खरीदना है, वो सिर्फ फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। गोल्ड जरा सा बढ़ा, 2,000 रुपये बढ़ा, निकल गए, चलो भाई 2,000 रुपये का हो गया, चलो दारू पी के आते हैं। बहुत लड़के हैं ऐसे मेरी जानकारी में। वो तो बस सुबह को अपना 50,000 रुपये अकाउंट में डाल के बैठे, 1 लाख रुपये डाल के बैठे, उनका एक ही मानना है अब 5,000 का प्रॉफिट लेके निकल जाना है। जैसे ही उनको स्क्रीन पे 5,000 का प्रॉफिट मिलता है, वो बाहर 5 में से 2,000 की दारू दूसरे दोस्त के साथ मिलके, 2 दोस्त जाते हैं, 3,000 अपना बचा लेते हैं। अगले दिन लॉस भी तो करना है ना कभी कभी। फिर अगले दिन मान लो एक दूसरे दोस्त को फायदा हुआ, अपने को लॉस हुआ, तो जिस दोस्त को फायदा हुआ होगा आज वो पिलाएगा। जिस दिन दोनों को ही नुकसान हो जाता है तो जो 3,000 बचाए थे ना उस वालों में से पी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिनेश रावत जी क्वेरी बोलिए। सर इस तरीके की मेंटलिटी से ट्रेडिंग करना कितना सही होता है सर? किसमें? सर ये जो आपने एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से 1 लाख रुपए लगा के 5,000 रुपए पर डे बचाना और उसको इस तरीके से खर्च करना या फिर उसको मैनेजेबल करके काम करना, तो सर वो भी एक तरह से देखा जाए तो सही है। अगर हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके डेली 5,000 बचा रहे, तो अगर इसको रेगुलर स्टेप 2-3 महीने तक रखें तो हम एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं सर, या फिर ऐसे ही केवल टाइम पास ही देती है? ये टाइम वेस्ट है। जितने बंदे भी मुझे ऐसे आज तक मिले हैं ना यार, मैं तो लाख रुपए से 5,000 निकालता हूँ, 2,000 का स्टॉप लॉस रखता हूँ। अगर मुझे 2,000 का लॉस हो जाता है तो भी मैं आउट हो जाता हूँ, 5,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो भी मैं आउट हो जाता हूँ। तो वो चाहे कितने भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, महीने के एंड में जब उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूँ तो वो लॉस में ही दिखते हैं। महीने के एंड में जब उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखा गया तो वो लॉस में ही दिखते हैं। पहली बात तो ये, हमारे देश में क्या कहीं पर भी किसी भी देश में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। बड़ा डिसिप्लिन बंदा चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए तब हो पाएगा, तो मैं मना करूँगा। लेकिन स्ट्रेटजीज बनाकर पैसा कमाना बड़ा ईजी है, और इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना बड़ा ईजी है। तो ये 2 चीज़ें ही करनी चाहिए, या तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करो या फिर स्ट्रेटजीज बनाओ। स्ट्रेटजी बनाना मैं आपको NSM 8 में सिखाऊंगा।
और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट मैं आपको NISM 15 में पढ़ा चुका हूँ कि कैसे आप कंपनी का वैल्यूएशन करोगे। जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के कंपनी के बारे में पता करो, कंपनी कैसे काम कर रही है। अगर कंपनी का काम बढ़िया है, सब चीज़ चेक कर लिया आपने, कंपनी का ग्रोथ रेट, कंपनी का EBIT, कंपनी की सेल, कितनी सेल बढ़ रही है, कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है, गवर्नमेंट तो नहीं उसके बीच में रोड़ा बन जाएगी, कोई लॉ तो नहीं चेंज हो जाएगा, कंपनी का जो काम है मार्जिन वाला है ना, कल को लॉन्ग टर्म में चलने वाला है ना, शॉर्ट टर्म का तो नहीं है। अगर सारी चीज़ें आपने चेक कर ली तो आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं वो NISM 8 में बताएंगे। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें प्रॉफिट ही होगा, वो NISM 8 में बता देंगे। जो स्टूडेंट NISM 8 में आ रहे हैं एक बार हैंड रेस कीजिए, जो NISM 8 में आ रहे हैं आप में से। 2 हाथ आए हैं अभी तक, 3 हो गए। चलिए पंकज सर से बात कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो गए हैं लगभग पूरे, और जैसे भी होगा फिर हम क्लास अनाउंस कर देंगे। चलिए क्वेरीज जिसकी एक बार वो हैंड रेस कीजिए, क्वेरीज। कोई क्वेरी है किसी की? हाँ जी सुराजीत जी क्वेरी बोलिए। सर बोल रहा हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मली तो 1 मंथ में खत्म हो जाता है, 1 साल के लिए रख सकता हूँ क्या? ये मैं समझ लीजिएगा निफ्टी का फ्यूचर करना चाहता हूँ, तो निफ्टी फ्यूचर 1 साल के लिए रख सकता हूँ? निफ्टी का फ्यूचर 1 साल बाद का होता है, देखो ढूंढो मिल जाएगा। निफ्टी का फ्यूचर 1 साल वाला भी है, 1 महीने वाला है, 2 महीने वाला है, 3 महीने वाला है, फिर 6 महीने और फिर 1 साल। ठीक है सर, वो NISM 8 में सीखेगा सर? हाँ जी NISM 8 तो करेंगे तब सीखेंगे। हाँ 8 में सिखाएंगे। आशीष जी बताइए। सर आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया, एक तो स्ट्रेटेजी और एक दूसरा गेम, जो 5,000 वाला बता रहे थे, दोनों में आपने एक बात बोली कि डिसिप्लिन का फर्क है, तो स्ट्रेटेजी वाले में भी डिसिप्लिन चाहिए ना? स्ट्रेटेजी तो अपने आप ऐसा में डिसिप्लिन है, स्ट्रेटेजी में तो आप डिसिप्लिन से बाहर हो ही नहीं। वो स्ट्रेटेजी जो होती है वो हेज्ड पोजीशन होती है, उसमें ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, उसमें थोड़ा सा ही प्रॉफिट होगा, थोड़ा सा ही लॉस होगा, उसमें ज्यादा हो ही नहीं सकता कुछ। तो इनडायरेक्टली उसमें आप ऑप्शन सेलिंग का वो बोल रहे हैं? उसमें कहीं ऑप्शन बाइंग नहीं है उसमें, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी सेलिंग ही है उसमें। अगर बाइंग भी करवाऊंगा तो मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग भी करवा रहा हूँ। नहीं वो उस चीज के लिए तो एग्री कर रहा हूँ मैं, नहीं बट जो आपने वर्ड यूज किया था उस चीज के लिए मैंने कहा कि नहीं स्ट्रेटेजी में डिसिप्लिन आपने बोला, तो मैंने कहा कि स्ट्रेटेजी में तो डिसिप्लिन बिल्ड खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि आप सपोज स्ट्रेटेजी में आप इन्फॉर्मेशन यानी आप वेट नहीं करोगे प्रॉपर इस चीज का, नहीं जाएगा आपको। अगर मैं 1 लाख रुपए लगा के 2,000 रुपए निकाल रहा हूँ, 1 लाख रुपए लगा के ऑप्शन बाइंग में 30,000 रुपए निकाल लेता हूँ, अकाउंट खाली 3 दिन के अंदर। हाँ। तो स्ट्रेटेजी जब हम बता रहे हैं आपको, तो वो पहले से डिसिप्लिन्ड है, पहले से आपको कह दिया गया है 1 लाख रुपए लगा के 500 ही मिलेंगे एक दिन में। तो जब आपको पहले ही समझा दिया आपके मन में कि भैया 1 लाख रुपए लगा के 500 ही आएगा, तो पहले डिसिप्लिन कर दिया आपको तो 500 रुपए से ज्यादा सोचना ही नहीं है। आपके 500 आए, अपना घर लेके जाओ, उन्हें खुश रहो जी, है ना। लेकिन ये 500 20 दिन आएंगे। 1 लाख रुपया लगा के आपने अगर महीने में 10,000 कमा लिया तो बहुत है ये। अगर आपने 500 रुपये रोज बनाया और 20 दिन मार्केट खुली, 500 करके 10,000 कमा लिया 1 लाख से, तो बहुत ज्यादा है। एक महीने में 10% बहुत होता है, और बिल्कुल सेफ। 500 रुपये कमाना कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन फिर वो जो 10,000 बनेंगे वो बड़ी बात है। एक महीने में आपने 1 लाख लगा के 10,000 बनाए, पूरे साल में तो डबल कर लिया पैसा जी। एक साल में डबल तो भैया धीरू अंबानी भी नहीं कर रहे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भी नहीं कर रहे। आपको करना सिखा रहा हूँ, और क्या चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेरी बोलिए आलोक जी। Page 271, पेज 271 calculation of risk adjusted rate of return. ये जेनसन्स शार्पर ट्रेनर। हाँ जी, जैनसन अल्फा ने बताया था हमें कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जैनसन अल्फा बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी, मेजर्ड यूज्ड टू इवैल्यूएट हाउ मच एक्सेस रिटर्न अ पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट इज जनरेटेड कंपेयर्ड टू इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन द इट्स रिस्क लेवल। देखिए वो उनका कहना ये है कि अगर आपने कहीं पर कहा कि मेरे को 10% तक कमाने को मिलेगा, तो वहां पर रिस्क जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। अब अगर हम रिस्क को 0 से लेकर 100 तक नापते हैं, तो मैं उसे बोलूँ अगर आप 10% कमा रहे हो तो आपको रिस्क भी 10 डिग्री का ही लेना चाहिए।
अगर आप कहीं पर 15% कमा रहे हो और वहाँ पर आप 50 डिग्री का भी रिस्क ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15% रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप कहीं पर 50% कमा लोगे और अगर आप वहाँ पर रिस्क 90 डिग्री का ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% भी तो कमा रहे हो, इससे ज़्यादा तो कोई कमा ही नहीं सकता, है ना। तो लेकिन अगर आप कमा तो आप 10% रहे हो और रिस्क ले लिया 90 डिग्री का, तो वो गलत है। एग्जाम्पल, सच्चा एग्जाम्पल बताता हूँ। हम जब सोलर का काम करते हैं तो 2 तरह के सोलर पैनल होते हैं। एक पैनल होता है, कंपनी जब पैनल बना रही होती है तो कुछ पैनल बनाते बनाते खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं मतलब कंपनी को 10 तरह के टेस्ट से पास करना पड़ता है अपने पैनल को। अगर वो कोई एक टेस्ट में भी फेल हो गया तो वो कंपनी के लिए फेल है, ठीक है। लेकिन वो 9 टेस्ट में तो पास है, बिजली तो पूरी बनाएगा। लेकिन कोई एक कमी रह गई है उसके अंदर, वो कमी कोई भी हो सकती है। जैसे उसकी लाइफ 30 साल की जगह 10 साल ही रह जाएगी, या फिर उसकी जनरेशन में कभी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कभी करंट पास कर सकता है। वो कोई भी 10 में से कोई एक कमी रह गई उसके अंदर, तो लेकिन दिखने में तो वो पैनल ही है, काम भी पूरा कर रहा है। तो ऐसे पैनल को बी ग्रेड पैनल बोला जाता है। मतलब वो 10 में से किसी 1 या 2 टेस्ट में फेल हो गए, काम पूरा करेंगे। बिल्कुल नए पैनल और पुराने पैनल में मिला दो, मैं भी नहीं पहचान सकता ए है कि बी। अगर वो मिक्स हो गए तो मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा कौन सा असली है, फिर तो बेचना ही पड़ेगा उसे। अब तो मिक्स हो गया, अब क्या पता। तो इसलिए पहले तो कोशिश की जाती है बी ग्रेड लाया ही ना जाए। फिर भी अगर कोई लाता है, जहाँ हम ही लोग लाते हैं पैसा ज़्यादा बनाने के चक्कर में, तो कंपनी क्या करती है, वैसे कंपनी के लिए भी गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो पैनल तुम्हारा फेल हो जाए उसे वहीं कहीं तोड़ दो। कंपनी के लिए रूल है कि बी ग्रेड पैनल मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन कंपनी भी तो कंपनी है, वो क्या करती है, बी ग्रेड पैनल को बी ग्रेड कह के बेच ही देती है। लेकिन गवर्नमेंट का रूल है कि बी ग्रेड मार्केट में नहीं आना चाहिए। कभी पकड़ी जाएगी तो कंपनी पे केस हो जाएगा, कंपनी पे पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन पकड़ेंगे कैसे जब ए और बी दिखने में सेम होते हैं, बस मशीन से चेक करके पकड़ा जा सकता है। और कंपनी ये कहकर बेचती है, भैया ये बी ग्रेड है, मैं इसका बिल नहीं दे रही हूँ। बिल भी नहीं देती कंपनी उसका, तो मार्केट में लोग बी ग्रेड पैनल उठा लेते हैं। अब मान लीजिए ए ग्रेड पैनल 17 रुपये है, 17 रुपये वॉट है, तो बी ग्रेड पैनल आधे रेट में मिलेगा, लगभग 8 रुपये वॉट। अब वो 8 रुपये वॉट उठा के उसे 12 रुपये 11 रुपये में बेच देगा। और अगर 17 रुपये का उठाया तो सिर्फ 18 में बिकता। तो बेचने वाला कहता है यार अगर ए ग्रेड बेचूंगा तो 1 रुपये का मार्जिन है, बी ग्रेड बेचूंगा 3 रुपये का मार्जिन, तो बी ग्रेड ही बेच लेता हूँ, बेचना भी ईजी है, सस्ता है। तो मार्केट में लोग बी ग्रेड पैनल उठाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आया, सर आपको मेरे घर पे सोलर लगाना है, क्या रेट लोगे? मैंने कहा सर कितने किलोवाट लगाना? उन्होंने कहा 10 किलोवाट। मैंने कहा 10 किलोवाट के मैं 5 लाख लूँगा। ध्यान समझिएगा, मैंने अपने मन में सोचा मैं ए ग्रेड पैनल लगाऊंगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया क्वालिटी लगाऊंगा। मैंने 5 लाख का रेट बताया। 5 लाख का रेट बता के मान लीजिए मुझे 50,000 रुपये बच रहे थे, ठीक है। अब वही कस्टमर को लगा मैं तो महंगा हूँ। अब वही कस्टमर मेरे छोटे भाई के पास पहुंचा। अब वो मेरे छोटे भाई से पूछता है, सर मेरे को अपने घर पे 10 किलोवाट का पैनल लगाना है, आप क्या पैसे लोगे? भाई ने अपनी कैलकुलेशन करी, उसने मन में सोचा ये पैसे तो देगा नहीं, ये लुक्खा इंसान लग रहा है, वैसे ही देख के ये पैसे नहीं देगा, तो इसके घर पे ए ग्रेड लगाने की जरूरत नहीं है, भाग जाएगा। अपने मन में सोचा उसने बी ग्रेड लगा दूंगा। अब पूछा, हाँ जी कितने पैसे लोगे? हाँ आपके 10 किलोवाट लग जाएगा 4 लाख का, ठीक है। अब मेरे 5 लाख का लगाने से मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था, उसने उसके यहाँ 4 लाख लगाया और उसमें उसे 20,000 रुपये बच रहे हैं बस, ठीक है। और उसे कस्टमर मिल गया क्योंकि उसे 4 लाख का रेट बताया था और उसे 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इस लेवल पर मैं अपने भाई को क्या समझाऊंगा? मगर तू बेवकूफ़ है, या तो तू उसे बता मैं बी ग्रेड लगाऊंगा भाई, या तो उसे बता दो बी ग्रेड लगाऊंगा, फिर तो चलो 20,000 भी कमाए तो कमाए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है भाई, 20,000 आए या 50,000 है, प्रॉफिट तो आ रहा है। लेकिन तुम अगर झूठ बोल रहे हो, तुम उसे बता नहीं रहे हो मैं बी ग्रेड लगाऊंगा, ए ग्रेड के कस्टमर को तुम बी ग्रेड लगा रहे हो, कल को 5 साल बाद भी अगर उसे पता चल गया तो वो केस कर देगा, फिर तुम्हारे को सारा प्लान बदल के नया देना पड़ेगा। अभी तुमने सिर्फ 20,000 कमाए हैं, फिर तुम्हें 5 लाख अपने पास से लगा के देने पड़ेंगे, पैसे तो वो और देगा नहीं। तो यहाँ पर रिस्क का लेवल तो है 90% और रिटर्न जो नॉर्मल ए ग्रेड प्लांट में आती है उससे भी कम। तो ये वाला रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छी नहीं है इसकी। रिस्क तो आपने कर लिया ज़्यादा और रिटर्न कर ली कम, तो ये वाला जो डिसीजन था सही नहीं है। तो यही वो अल्फा बोलता है आपको कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा लेनी चाहिए, और जहाँ पर रिस्क कम हो वहाँ रिटर्न कम भी हो तो चल जाएगा। तो अगर आप कोई काम झूठ सच भी बोल रहे हो, तो ना रिस्क भी ले रहे हो कल को केस होने का और ये सब, तो फिर रिटर्न भी तो कम से कम 50% की होनी चाहिए। जो झूठ बोल रहा है तो कम से कम बड़े रिटर्न के लिए बोल लो, या तो झूठ बोल लो ही मत, और अगर झूठ बोल रहा है तो 4-5 लाख तो बचाओ। ऐसे ही अगर आप एफडी में पैसा लगा रहे हो गवर्नमेंट बैंक की, तो चलो कम इंटरेस्ट भी मिलेगा 6-7%, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप यही पैसा किसी कंपनी की एफडी में लगा रहे हो जो बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है,
तो फिर तो कम से कम 10-12% तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, रिटर्न भी तो ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप यही पैसा किसी बंदे को उधार दे रहे हो बिना लिखा पढ़ी के, तो फिर तो कम से कम 40-50% का मार्जिन होना चाहिए कि भाई 1 लाख दूंगा, 1.5 लाख लूंगा। जब आप बिना किसी पैसे, बिना कोई लिखा पढ़ी के दे रहे हो तो बहुत ही बड़ा रिस्क है, पता नहीं देगा नहीं देगा। तो आप देखते भी होंगे जो साहूकार पैसा देते हो ऐसे ही देते हैं, भैया 1 लाख दे रहा हूँ, 5% महीना ब्याज लूंगा। 5% महीना का मतलब साल का हो गया 60%, मतलब 1 लाख दिए हैं तो 1,60,000 लूंगा साल के एंड में। तो वो बहुत मोटा ब्याज चार्ज करते हैं, भैया रिस्क भी तो मोटा ले रहे हैं, बिना लिखा पढ़ी के बस चेक चुक जमा करा के, आधार कार्ड जमा करा के आपको पैसे दे रहे हैं। कल को ना दिए तो, जब रिस्क मोटा लिया है तो मार्जिन भी मोटा ही लेंगे। ये बोल रहा है। किसी की कोई क्वेरी हो तो एक बार हैंड रेस करे, उससे पहले कोई क्वेरी है? आशीष जी बोलिए। सर इसमें जो अल्फा वाला आपने बताया, इसमें जो हमारे ट्रेडिंग मार्केट में जो लोग हीरो जीरो करते हैं, उसका भी एग्जांपल बन सकता है कि 10 रुपए का प्रीमियम खरीद के बैठो बन गया तो 100 बनेगा, नहीं बनेगा तो पूरा चला जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। जिसको समझ में नहीं आया है, ये फ्यूचर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। जिसको फ्यूचर मार्केट नहीं पता उन्हें समझ में नहीं आएगा, और मैं भी इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ अभी, नहीं तो लंबा हो जाएगा। फ्यूचर में उसमें 8 में बताएंगे, NISM 8 में। हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी की जो समझ में ना आया हो ये अभी तक? बंसल जी क्लियर हो गया? और नेक्स्ट क्वेरी है कोई? म्यूट खोलिए। ट्रेनर शार्पे ट्रेनर 272 पे। ये मुझे पढ़ाना ही था, आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये। देखिए आपने NISM 5 में पढ़ा था शार्प रेशो, यहां फिर से आ गया। शार्प रेशो क्या है? मेजर्स द हाउ मच एक्सेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट्स पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क। आपने जो टोटल रिस्क लिया उसके हिसाब से जो रिटर्न कमाना था वो तो कमाओगे ही कमाओगे, एक्स्ट्रा कितना कमा लिया उसको बोलते हैं शार्प रेशो। और फॉर्मूला होता है मार्केट की रिटर्न माइनस रिस्क रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तीनों चीजें पेपर में गिवन होंगी, बस आपने सोल्यूशन निकालना है। अगला है टेन्योर रेशो। टेन्योर रेशो में जो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन था उसकी जगह पर बीटा जाता है, और ये क्या बताता है? टेन्योर रेशो मेजर करता है कि आपने एक्सेस रिटर्न कितना कमाया सिस्टमैटिक रिस्क की अपेक्षा। ठीक है, ये मेजर्ड बाय बीटा होता है, और वो किसके अपेक्षा होता है? वो टोटल रिस्क के हिसाब से होता है और सिस्टमैटिक रिस्क के हिसाब से होता है। जो टर्नओवर रेशो होता है ये सिस्टमैटिक रिस्क से कंपेयर करता है, और जो शार्प रेशो होता है वो टोटल रिस्क से कंपेयर करता है। इसके बीच का डिफरेंस कर लेना पेपर में, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें सब कुछ गिवन होगा, बस आपने वैल्यू निकालनी होगी। इजी होते हैं, 2 नंबर आएंगे। जी दिनेश जी क्वेरी बोलिए। सर ये 11 चैप्टर्स के पहले वाले सारे हो गए क्या? हाँ, कंपाउंडिंग ऑन एनुअल और ये सिंपल रिटर्न वगैरह? कितने दिन से नहीं आया आप? नहीं सर, मैं एक ही दिन नहीं आया सर, बस अरे मंडे को नहीं आ पाया। एक दिन में थोड़ी इतना सारा छोड़ दोगे। हाँ मुझे डाउट हो रहा है सर, पता नहीं तो इसलिए मैंने पूछा। रिकॉर्डिंग सुन लेना। एनुअल वगैरह तो हमने पहले ही करा दिए थे ना, तो इस बार सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाया है, बाकी तो सब पहले ही करा दिया था, उसमें अलग से क्या पढ़ाना है। कोई क्वेरी हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेरी बंसल जी पढ़ा ले। आशीष जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर इसमें जो आप शार्प रेशो टेनर रेशो बता रहे हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से, कोई एक दो एग्जांपल दीजिए ना, क्योंकि बिकॉज़ क्वेश्चन में रिस्क फ्री रिटर्न भी गिवन होगी, मार्केट रिटर्न भी गिवन होंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होगा। मार्केट रिटर्न में से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस कर देना और डिवाइड कर देना स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो आंसर आएगा उस पर टिक लगा देना, बस इतना सही आएगा। तीनों चीजें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तीनों चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, बस कर देना। ठीक है, चलिए बंसल जी कोई क्वेरी थी क्या? बस ये इसी का था। करें, आगे पढ़ते हैं। चलिए जी, इसके बाद ये एंकरिंग बाइस वगैरह सब पढ़ने के लिए कहा था, ये सब आपने पहले ही पढ़ लिया। हर्ड बिहेवियर मैंने कुछ सुन रखा है, मुझे किसी ने कहा, ये सब आपने NISM 5 में पढ़ रखा है। हर्ड बिहेवियर क्या होता है कि आपने पहले से ही फॉलोइंग द क्राउड रेदर देन द डूइंग इंडिपेंडेंट, अपना मन तो कुछ करता नहीं है। मार्केट में 4 लोगों से पूछते हो, पहले एक से पूछते हो, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। 4 में से 3 लोग जो बात बोलते हैं वही कर लेते हो, उसे बोलते हैं हर्ड बिहेवियर। हर्ड बिहेवियर में आप क्या करते हो? अपना दिमाग तो लगाते नहीं हो, मार्केट का पकड़ते हो। रिसेंसी बाइस, पिछली बार मैंने गोल्ड खरीदा था यार, मेरा नुकसान हो गया, अब की बार मैं गोल्ड बेचूंगा। तो जो आपके साथ पहले का भी हो गया, उसी के चक्कर में आप हर बार वही कर रहे हो, अपना एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो, इसे बोलते हैं रिसेंसी बाइस, है ना। ये सब नहीं करना चाहिए। कन्फर्मेशन बाइस, सर किसी से कन्फर्म करूंगा, जो वो कहेगा मैं वही करूंगा। मेरे जो डिजाजी ना डॉक्टर हैं, उनको जो वो बोलते हैं वही होता है हर बार। तो अगर आप ऐसे किसी बंदे को विश्वास करते हो
और कंफर्मेशन बाइस बोलते हैं उसे, कि आप उनसे कंफर्म करे बिना कुछ करते ही नहीं हो। आपने अपना पूरा एनालिसिस करा, एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए, फिर आपने फ़ोन किया मुझे फ़ोन करते ही, सर ये रिलायंस का शेयर खरीद लूँगा। मैं कहा ना बेकार है, तो गिरेगा। अब आपका सारा एनालिसिस धुल गया। आपने 4 दिन लगा के जो एनालिसिस किया था, मेरे एक बार कहने से कैसे गलत हो गया वो? तो आपने क्या करा, नहीं सर पे तो मुझे विश्वास, सर ने मना कर दिया, मैंने लूँगा। तो ये वाला बाइस है, कन्फर्मेशन बाइस है। अभी सही है या गलत है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये होना नहीं चाहिए आपके अंदर। अगर आप अपना एनालिसिस कर सकते हो तो किसी और से क्यों पूछोगे? या किसी और के सिर्फ पूछने से नहीं बदलोगे, पूछने के बाद आप उनसे रीज़न पूछोगे, सर क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों? और फिर वो रीज़न सुनने के बाद अगर आपको लगे कि मेरा एनालिसिस में कुछ कमी थी, ठीक करनी है, तो ठीक है, वरना किसी के कहने भर से थोड़ी बदल जाएगा डिसीजन। चलिए, तो ये कन्फर्मेशन बाइस वगैरह सब पढ़ने के लिए कहा था, और ये पढ़े जाएंगे आराम से। NISM 5 में भी आपने पढ़े थे जब आप उसका एग्ज़ाम दे रहे थे अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। वहाँ पर ये सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, हमारे जितेंद्र सर ने। हैंग हो गया है, कोई क्वेरी हो इतने तो पूछ सकता है कोई भी। सर जैसे NISM 5 ना दिया उसका क्या, उसको पढ़ना पड़ेगा? हाँ, तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। NISM 5 नहीं दिया तो यहाँ पढ़ लीजिए, कोई समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिए। बाइस्ड मतलब आप कभी कभी अपने दिमाग को नहीं फॉलो करते, आप अपने किसी वजह से किसी अपने दिल को फॉलो कर लेते हो। तो वो जो दिल को फॉलो करने के रीज़न है ना, उनके नाम लिख दिए इन्होंने। क्या? जैसे होता है कि लविंग बाइस। लविंग बाइस मतलब यार मैं किसी से प्यार करता हूँ, उसकी गलती भी होगी ना तो छोड़ दूंगा। तो अलग अलग बाइस हैं, बस ये पढ़ लो भाई, ये सब चीज़ें नहीं करनी है और क्या। अलग अलग बाइस है। श्री 22 का मतलब क्या होता है सर? मतलब कि झुका हुआ, एक तरफ झुका हुआ। हाँ, कि मतलब मुझे दिख भी रहा है कि हाँ यहाँ पे मार्केट नेगेटिव जाएगा, लेकिन फिर भी बैठा हूँ कि हाँ पे पॉजिटिव है। जैसे इंक्लिनेशन। हाँ, इंक्लिनेशन। जैसे मान लीजिए एक बंदे को लॉस हो रहा है, उसका 10,000 का लॉस हो गया। अब उसे पता है मुझे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए, लेकिन उसके मन में यह है कहीं मैं जैसे ही बुक करूँ एकदम से मार्केट वापस ऊपर आ गई तो फिर वो 10,000 को बुक नहीं करता, फिर वो 15,000 का लॉस हो जाता है, फिर वो 15 पे भी बुक नहीं करता, फिर वो 50,000 का हो जाता है। फिर जब 50,000 पे ब्रोकर का फोन आता है ना जी पैसे ना दिए तो सौदा काट दूंगा, तो वो बेचारा टेंशन में आके बुक करता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिनरी काम करना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब आपकी कैपिटल ही 1 लाख की है तो 5,000 7,000 ज़्यादा से ज़्यादा 5% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। वैसे तो कैपिटल का 1 या 2% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5-10% तक हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस होना ही नहीं चाहिए। तो आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ठीक है ना। एंडाउनमेंट एफर्ट करके कुछ लिखा है। कहाँ एंडाउनमेंट? एफर्ट EFF पेज 274। हाँ 7th पॉइंट। हैंग सेट में तो फिर देखता हूँ। जी दिनेश जी ने क्वेरी बोली आपकी। सर ये बाकी तो बाइस समझ में आ गई, ये एंकरिंग और ये लॉस वर्जन मतलब समझ में आ नहीं रहा। लॉस इवर्जन तो यही है जो अभी बताया मैंने, लॉस होता रहता है और आप बैठे हुए हो। कुछ लोग होते हैं उनसे लॉस बुक ही नहीं होता, डरते हैं। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, चलो नाम बता देता हूँ, लेकिन ये बाहर नहीं जानी चाहिए, आउट नहीं होनी चाहिए बात। आपको ना हमारे गेस्ट लेक्चर आएंगे, मेरे दोस्त हैं CA, बताया था ना आएंगे। तो उनके साथ एक दिक्कत है, अगर उन्हें कभी लॉस हो रहा होता है ना, मान लो उनको 5 लाख का लॉस हो रहा है, तो उनके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। और हाथ कांपने के बाद वो कहते हैं यार शिवम जरा मेरा लॉस बुक कर दे यार, मेरे से होने का नहीं। तो वो क्या करते हैं, अपना एंजल का ID पासवर्ड मुझे बताते हैं, मैं ID पासवर्ड लॉगिन करता हूँ उनका और उनका लॉस बुक करता हूँ, मतलब उनके सौदे काट देता हूँ। समझ गए? जब उन्हें लॉस हो रहा होता है तो वो लॉस बुक करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके हाथ इतने कांपते हैं, अपने हाथ से लॉस नहीं बुक होता। तो फिर वो मेरे ऐसे किसी दोस्त को पकड़ते हैं जो किसी को बताएगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा, मुझे फ़ोन करते हैं, मैं ID पासवर्ड लॉगिन करता हूँ, फिर मैं उनका लॉस काटता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ पहले हुआ करती थी, पिछले 1 साल से उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं किया ना, उन्होंने मुझे कुछ बताया, यानी कि अब कर लेते हैं। वो धीरे धीरे ठीक हो गए मेरे साथ रह के, कि लॉस हो या प्रॉफिट हो डिसिप्लिन में वो काट लेते हैं। उनका ये रूल था कि मैं कभी लॉस नहीं बुक करता। जैसे मान लो उनका 20,000 का लॉस हो रहा है तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के उसे कवर कर लेते थे। लेकिन कभी कभी 100 में से एक बार तो इंसान फंस ही जाता है ना, और मान लो वो लॉस बढ़ के 1 लाख पे चला गया, तो फिर वो मेरे ऐसे बंदे को पकड़ते थे, यार जरा मेरा लॉस बुक कर दे, मेरे से हो नहीं रहा। तो फिर मैं लॉस बुक कर देता था उनका। जी दिनेश जी। सर कब आएंगे वो? सर आपके फ्रेंड बुला के फायदा नहीं है,
क्योंकि वो ना जब आएंगे तो आपसे फ्यूचर मार्केट की ही बात करेंगे, उनको नॉलेज नहीं है नॉर्मल मार्केट की, वो फ्यूचर मार्केट की पूरी नॉलेज है, और वो फ्यूचर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे आपके, क्योंकि उनको एनालिसिस तो आता नहीं है, फ्यूचर मार्केट करते हैं वो पूरी स्ट्रेटजी, जो मर्जी पूछ लो। अब वो फ्यूचर मार्केट की बात करेंगे, आपके समझ में नहीं आएगी, नॉर्मल की वो कर नहीं पाएंगे, तो क्या करूँगा बुला के? फिर भी कहोगे तो बुला दूंगा। NISM 8 में तो आते ही आते हैं, 15 में कहोगे बुला दूंगा, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो बेसिक किसी कंपनी के बारे में या कुछ बड़ा चीज़ तो देने नहीं वाले आपको, है ना। वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आपको अपनी लाइफ के बारे में बता देंगे, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, मतलब कहोगे तो बुला दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें भी अच्छा लगता है मेरे सेशंस में आना, मुझे भी अच्छा लगता है। एक दिन मैं शांत बैठता हूँ, वो बोलते हैं, बस दिन मैं तो क्लास में होता ही नहीं हूँ ना, मैं तो शांति से आपकी तरह सुन रहा होता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहोगे बुला दूंगा, एक लास्ट के सेशन भी बुला दूंगा। लेकिन NISM 8 करो सबके सब, वहाँ पर करवाऊंगा उनका 2 घंटे का सेशन, वहाँ पर उनकी जान ले लेना क्वेश्चन पूछ पूछ के, क्योंकि तब आप पूछ भी पाओगे और वो बता भी पाएंगे। कैश मार्केट के बारे में क्या बताएगा कोई भी, मैं ही काफ़ी हूँ बताने के लिए। बाकी जैसा आप चाहो, एक वोटिंग करा लूँगा, अगर 50% लोगों ने कहा बुला लो तो बुला लूँगा। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, नॉर्मल मार्केट में आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा उनसे। हाँ, आपका उनसे रूबरू हो जाओगे, आप उनके बारे में जान लोगे। वो CA, बहुत सबसे कम एज में CA बनने वाले बंदे थे वो, शायद वो 20 साल की एज में CA बन गए थे। हमारे शहर के सबसे यंगेस्ट CA थे, उनकी वाइफ भी CA है और बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। वो CA इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं सहारनपुर में, और बढ़िया बंदे हैं, दोस्त हैं मेरे। मिलना चाहोगे मिलवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा इस वाली क्लास के बाद। लेकिन अगर NISM 8 के बाद मिलोगे तो फिर भैया ऐसे ऐसे कर देंगे हम, उनके भी क्वेश्चन पूछ पूछ के। चलिए दिनेश जी, आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए। आलोक जी, आपने 74 सर ये बायस में, हाँ सर बोलिए। बायस में ये एंकरिंग और ये हेड बिहेवियर रह गया था, लॉस्ट अवर्जन बता देगा आपने मुझे। एंकरिंग देख रहा हूँ, ये चले तभी तो, चल ही नहीं रहा। और सर हार्ड बिहेवियर, हर्ड बिहेवियर तो ये होता है ना, आपने क्राउड में पूछा, फॉलोइंग द क्राउड रेदर देन डूइंग इंडिपेंडेंट एनालिसिस, अपना एनालिसिस तो करने दे। भेड़ चाल। हाँ, जो भी चल रहा है ना मार्केट में, भेड़ चाल बोलते थे हिंदी में, जो भी मार्केट में चल रहा है बस उसी फॉलो कर रहे हो। मार्केट भाग रही है तो आप भी खरीद रहे हो, मार्केट गिर रही है तो आप भी बेच रहे हो, इसे बोलते हैं हर्ड बिहेवियर। अब जैसे आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रही है, मार्केट में ये फैला हुआ है कि भैया झगड़ा खत्म हो गया, मार्केट तो बढ़ेगी, तो बस आप भी खरीद रहे हो। और थोड़े दिन पहले तक क्या था, मार्केट भैया कभी भी गिर सकते, झगड़ा बढ़ रखा झगड़ा, तो आप बस बेच रहे हो, आप किसी की सुन ही नहीं रहे हो, बेच ही रहे हो। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है कन्फर्म, कौन सा बताना है बताओ। सर ये एंकरिंग वाला ये रह गया था बस। ये तो फिर शुरू हो गया, इतनी मुश्किल से तो हैंग हटा था, फिर हो गया। क्या लिखा है एंकरिंग में बताओ। सर एंकरिंग में मोटा मोटा लिखा हुआ है, relying too heavily on the first pages of the information you receive the anchor। जैसे ही आप कोई न्यूज़ सुनते हो ना, तो एंकर ने जो भी बोला उसी पे विश्वास कर लेते हो, अपनी तरफ से उसका एनालिसिस करते ही नहीं हो, तो उसे एंकरिंग बाइस बोलते हैं। जो बोल दिया ऊपर ऊपर से सुन लिया आपने, उसी पे काम शुरू कर दिया, उसके अंदर की बात भी तो समझ लो। रिलाइंग टू हैविली ऑन फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिला वो उसी पे यकीन कर लिया और अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे थोड़ी उसके बारे में रिसर्च कर लो, समझ लो उसे, फिर उसके बाद देखो। हाँ जी, इसके बाद ये लेसन खत्म हो गया था। देखो इसमें कुछ और है, थोड़ा बहुत पढ़ाने का, वो पढ़ा देता हूँ। नहीं, सर लास्ट का बच रहा है किसमें, ये एंडोमेंटल इफेक्ट्स। कहाँ है, ये लास्ट है सर, केवल ये बच रहा है इसका लास्ट। कहाँ है ये एंडोमेंट इफेक्ट। हाँ, यही है। ओवर वैल्यूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज यू ऑन इट। जब आप क्या करते हो ना, एंडोमेंट इफेक्ट से बोलते हैं कि आप रिटायर ही हो गए क्या, आप इसके हाथ से पकड़ के बैठे रहोगे क्या। पता मैं इस चीज़ के लिए क्या बोलता हूँ, ये वाला इफेक्ट ना मेरे बहुत सारे दोस्तों में है, बहुत सारे दोस्तों में, राघव में भी है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। वो क्या करता है, उसने जो शेयर एक बार, पहले बात तो शेयर खरीदता ही नहीं है, फ्यूचर में काम करता है, लेकिन अगर मान लो एक बार शेयर खरीद लिए तो फिर बेचता नहीं है। तो मैं कहता हूँ शादी कर ली क्या इसके साथ, बुढ़ा भी इसी के साथ होएगा क्या। तो मैं यही बोलता हूँ, अरे भैया क्या अब रिटायर भी इसके साथ होएगा क्या शेयर के, 10 साल पहले खरीदे थे, बेचे ही नहीं आज तक। तो कुछ लोगों को आदत होती है कि या तो वो खरीदते ही नहीं, खरीदते हैं तो फिर बेचते नहीं, तो ये गलत बात है।
अगर आपके टारगेट पूरे हो रहे हैं, आपने कोई चीज़ 100 की खरीदी थी, आपका टारगेट था 200 पे बेच दूंगा, 200 पे बेच दो उसे। ये कोई जब 200 अरे नहीं नहीं अभी तो 400 होनी चाहिए, कंपनी का तो प्रॉफिट बढ़ गया, अब तो 400 होनी चाहिए। फिर जब 400 होती है, अरे यार ये तो 600 होनी चाहिए, 400 भी नहीं बेचूंगा, तो 600 होनी चाहिए। 600 ने अरे यार ये तो कम से कम 1000 रुपये की होनी चाहिए, मैंने 100 की खरीदी, अब 1000 की करके बेचूंगा। जब 1000 की हुई, अब तो ये 2000 की होगी, अब तो 10 साल हो गए, अब क्या बेचू, अब तो बच्चों को दे दूंगा, छोड़ो, बेचता ही नहीं। ये कोई बात हुई? इसे बोलते हैं एंडोनमेंट बिहेवियर। आप क्या उसका रिटायर हो गए क्या? जिंदगी भर पकड़ के रखोगे? बीवी है क्या कि भाई एक से ही शादी कर ली, दूसरे की नहीं लेनी? अरे इसे छोड़ो, दूसरी पकड़ लो, इस शेयर को छोड़ो, कोई और पकड़ लो। जी सुराजीत जी बोलिए। सर बहुत सारे का इंटरव्यू सुना था ऐसा ही कि जैसे वो बहुत पहले जैसे कि टाइटन पकड़ा था, वो उसको एनालिसिस करते रहे, मतलब उसका प्राइस बढ़ा, बहुत बढ़ा, तो पहले सोचा था कि उस प्राइस में छोड़ देगा, लेकिन उसको एनालिसिस करके फिर देखा कि इसका प्राइस और भी ज्यादा होना चाहिए, तो वो उसको पकड़ के ही रख दिया। जैसे कि राकेश झुंझुनवाला का मैंने सुना था ऐसे ही कि वो एनालिसिस करके देखा कि इसके प्राइस उसको ऊपर होना चाहिए, तो उसको रख ही दिया। लगभग 10-15 साल ऐसे ही चला गया, तो उसका प्राइस भी बहुत हाई होगा। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है? सर एनालिसिस करके कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक इंसान बस जबरदस्ती, जब भी रेट आ रहा है कोई एनालिसिस है नहीं उसका, नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा, फिर वो जो रेट चाहिए तो वो भी अरे मैं अब भी नहीं बेचूंगा, तो ये तो गलत हो गया ना। बिना किसी एनालिसिस की पकड़े बैठे हो सालों तक। ठीक है सर। मैं आपको बताता हूँ 1990 में आईटीसी, इंडियन टबैको कंपनी, हमारे सहारनपुर की है। उसका हेड ऑफिस तो अलग अलग जगह पर है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री सहारनपुर में भी है। तो इंडियन टबैको कंपनी का आईपीओ आया 1990 में। तो हमारे दादाजी ने उस टाइम पर 10,000 रुपये का एक लॉट था उनका, उस टाइम पर आईपीओ आया, उन्हें 20-22 शेयर मिले एक लॉट में। 10,000 रुपये के अंदर 20-22 शेयर मिल गए, है ना। बहुत कम लोगों का लगा था वो, मतलब हर बंदे का लगा भी नहीं था, बस हमारी किस्मत बढ़िया थी, जो भी कह लो। तो एक आईपीओ डाला हमारे दादाजी ने, 2 जगह से डाला, एक दादाजी के नाम पे, एक दादाजी के नाम पे। तो दादाजी वाले में लग गया, तो 22 शेयर उन्हें मिले उस टाइम पर आईटीसी के। 300 रुपये का शेयर लगभग उन्हें मिला, 300-400 रुपये का। तो मतलब 10,000 रुपये के लगभग में 22 शेयर आए थे, तो लगभग हो गया 400 रुपये के लगभग शेयर मिला। 3 साल में वो जो 22 शेयर थे वो 66 हो गए। कंपनी ने हर साल वो दिया बोनस, तो एक शेयर पे एक फ्री, एक शेयर पे एक फ्री करके वो 22 वालों को तो 66 कर दिया, और 8-8% का वो डिविडेंड दे देती थी। उस टाइम पर एफडी का रेट भी 12-13% हुआ करता था, तो 8-8% तो आईटीसी कंपनी डिविडेंड दिया करती थी, और बोनस भी दे देती थी हर साल ही। तो वो जो शेयर थे जो उन्होंने 10,000 दे के खरीदे थे, वो 3 साल में ही 50,000 के हो गए थे दादाजी के। तो दादाजी ने क्या करा, 50,000 के शेयर हो गए, और लगभग 10-12,000, मतलब 5-6,000 रुपये डिविडेंड भी आ गए 3 साल में। तो भाई 5-6 3-4 आ गया होगा, तो 10 में से 3 तो डिविडेंड ही आ गया। और ये जो 7,000 थे उनके, वो उसके बदले वो 50,000 के शेयर हो गए, उन्होंने बेचे नहीं। उल्टा जो 3,000 का डिविडेंड आया था ना, वो वाले 3,000 भी डीमेट में डाल के उसकी भी आईटीसी ले लिए। तो ऐसे करके उनके पास 70-80 शेयर हो गए। फिर जब भी आईटीसी डिविडेंड देती थी हर साल, उस डिविडेंड से वो आईटीसी का शेयर ही खरीद लेते थे, और बोनस भी देती रहती थी। तो जब मेरे दादाजी ने मेरे पापा को दिए वो शेयर, तो उनकी वैल्यू 80 लाख रुपए की थी, ठीक है। और जब पापा ने वो शेयर मुझे दिए आज भी, तो उनकी वैल्यू 4.5 करोड़ है, ठीक है। अब ये एंडोनमेंट बिहेवियर है हमारा। दादाजी ने भी नहीं बेचा, पापा ने भी नहीं बेचा, क्योंकि दादाजी ने जब उन्हें दिए थे तो कह के दिया था ये कंपनी के शेयर को बेचना नहीं है, डिविडेंड खाए जाओ और अपने बच्चों को दिए जाओ। कह रहे जितने के मैंने लिए थे, मैंने 7,000 रुपये के, 10,000 रुपये के लिए थे, और मैं 4 लाख रुपए का डिविडेंड खा चुका हूँ। दादाजी ने बताई थी बात पापा को कि मैंने 10,000 रुपये के लिए थे शेयर, और 4 लाख का तो मेरे पास डिविडेंड ही आ चुका है अब तक, और ये शेयर भी है मेरे पास। और कह रहे थे बीच में तेरी शादी के टाइम पर भी मैंने 5 लाख के शेयर बेच लिए थे, तो 5 लाख वो भी खा लिए मैंने। मतलब ये शेयर जो है फ्री के हैं, पापा को ये कह के दिया गया था। फिर पूरी ज़िंदगी पापा को उसका डिविडेंड मिलता गया, पापा ने कभी कोई शेयर बेचा नहीं, ठीक है। और पापा के जाने के बाद वो शेयर मेरे पास आए, और मैं भी डिविडेंड खा रहा हूँ उनका। बेचने की मैंने कभी सोची भी नहीं। लेकिन पिछले 10 साल से आईटीसी का शेयर 300 पे था, 300 पे ही है। पिछले 6 साल से तो है ही, पिछले 6 साल से आईटीसी के शेयर ने डिविडेंड तो दिया, लेकिन वो बढ़ा नहीं है पिछले 6 साल से। 6 साल पहले जिस रेट पे था आज भी वही है, यानी कि जिसने 6 साल पहले पैसा लगाया उसे तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये गलत है। आईटीसी कंपनी जब तक टबैको पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तब तक बढ़िया प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन पिछले 6-7 साल से मोदी गवर्नमेंट ने एक तो टबैको पे टैक्स बहुत बढ़ा दिया,
फिर यूं कह दिया पहले तुम प्रोडक्ट बेचो, उसी के ऊपर लिख दो ये प्रोडक्ट खाने से तुझे कैंसर हो जाएगा, तो फिर आदमी खरीदेगा क्यों? भाई जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं और मैं खुद ही लिख के दे रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट मत खरीदो, इससे कैंसर हो जाएगा, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, तो सेल तो घटेगी ही ना। तो इन सब कारणों की वजह से भैया पिक्चर बनेगी तो उसमें कैंसर वो आ जाएगा, वो कौन सा है वो मुकेश आ जाएगा, ये मेरे मुंह में जो कैंसर दिख रहा है ये तंबाकू खाने से हुआ है, तो कैसे बिकेगा? इन सब चीज़ों की वजह से आईटीसी की सेल थोड़ी कम हो गई है। तो पिछले 6-7 साल से आईटीसी में मार्जिन नहीं रह गया, तो मुझे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वही है, पापा कह के गए हैं, फ्री के शेयर हैं, बेचना ही नहीं है कभी, वरना 4 करोड़ के शेयर हैं, उठा के एफडी में डाल दूंगा तो 4 लाख रुपये महीना तो ब्याज ही आ जाएगा, क्या करूंगा आईटीसी का। लेकिन नहीं, चलो जो कह कर गए हैं पापा, चलते रहने ऐसे ही। हाँ जी दिनेश जी आप बोलिए। अच्छा एक चीज़ और, ये जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है ना 4.5 करोड़ की, ये काल्पनिक है, मेरे पास कोई शेयर नहीं है। हाँ दिनेश जी बोलिए। सर जैसे आपने बताया तंबाकू वाला, सर जैसे अभी चल रहा है इसका केसबाजी भी चल रहा है, जुमा केसरी, ये बड़े बड़े हीरो वगैरह कराते हैं जुमा केसरी, तो ये सब इसी के अकॉर्डिंग ये सब प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम बन रही है। देखो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पहले लोगों को ना अकल नहीं थी, तो पहले लोग तंबाकू का सेवन करते थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कैंसर वैंसर हो जाते थे। एक तो वो तंबाकू का सेवन बहुत कम हो गया है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सिगरेट पीते थे, उन्होंने सिगरेट छोड़ दी और पान पराग खाना शुरू कर दिया। सिगरेट छोड़ दी, दिलवाग खाना शुरू कर दिया, पान मसाला खाना शुरू कर दिया। और हम किसी भी पान मसाला या किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद का हम उनको कहते नहीं आप यूज़ करो, बल्कि हम खंडन करते हैं आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, कहीं मेरे पे भी केस हो जाए। भाई मैं नहीं कह रहा किसी को भी कुछ भी खाओ, नहीं खाओ, बेकार चीज़ है। हाँ जी दिनेश जी। तो फिर सर ये कंपनी वाले करवाते क्यों है, और ये हीरो हीरोइन वगैरह करते नहीं है, जुमा केसरी बन के केसर का दम ये वगैरह वो बातें देखो आती जो हैं। केसर का दम है ना वो माउथ फ्रेशनर है, जो केसर का दम है वो माउथ फ्रेशनर है, इलायची है, खा लो, आप भी खा लो, मैं भी खा ले दूंगा, उसका ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहे सिगरेट पियो वो गलत है। सिगरेट के ऐड में देखा कभी किसी हीरो हीरोइन को? आपने सिगरेट का ऐड देखा? ऐसा ऐड देखा मजा आ गया आप भी लीजिए, ऐसा कोई ऐड देखा कभी? नहीं देखा ना, रिस्ट्रिक्टेड है, कोई कर ही नहीं सकता, जो करेगा उस पर केस हो जाएगा। लेकिन सर मूवी के अंदर तो धड़ल्ले से सिगरेट पीते हुए दिखाता है, लेकिन ये थोड़ी बोलता है आप भी पिक्चर पियो। का प्रमोशन नहीं हुआ, अरे लेकिन प्रमोशन तो तो होता है ना। कंपनी कैसे चलेगी फिर? कंपनी ने बिजनेस तो करना है ना। गवर्नमेंट ने कहा तुम ऐड नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली नहीं कह सकते सिगरेट पियो तंबाकू खाओ, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब कुछ तो करेगी ना कंपनी चलने के लिए, तो पिक्चरों को ही कर लेती है। भाई हीरो को 2 सिगरेट पीते हुए दिखा दो, 10 लाख हमसे ले लो, तो भी कहते हैं चलो 2 सिगरेट ही तो पीनी है, ले भाई पी ले, 10 लाख मिल रहे हैं इस बात के। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, आज कुछ नहीं पढ़ा। एंडोनमेंट इफेक्ट भी आ गया, अगला चैप्टर। अब ये देखो, ये थ्योरी क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ अ गुड रिपोर्ट। एक गुड रिपोर्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अरे भैया पूरा डिटेल में होनी चाहिए, साफ साफ बताना पड़ेगा, क्लैरिटी दे देना, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इंक्लूडिव होनी चाहिए, सारी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे आप उस निष्कर्ष पे पहुंचे पता होना चाहिए आपको, टाइटल होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए, है ना, पिछले 5 साल की डिटेल भी होनी चाहिए, जो जो आपको पता हो सारी चीजें बताना। अरे ये कोई पढ़ाने की चीज है क्या भाई? क्वालिटी ऑफ अ गुड रिपोर्ट तो खुद पढ़ लोगे ना, नहीं समझ में आएगा तो मैं हूं, सब अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो हमें भी पता है होना चाहिए, और क्या, यही है क्वालिटी ऑफ अ गुड रिपोर्ट। आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आप कंपनी के बारे में क्वेश्चंस भी इसी तरह के होंगे। हाँ बैक क्वेश्चन दिए हुए मैंने, देख लेना, पहले लेसन पढ़ लेना, एक बार लेसन पढ़ने के बाद बैक क्वेश्चन कर लेना, इजी पेपर एकदम हो जाएगा। इसलिए चैप्टर छुड़वा रहा हूँ, कोई मुझे छुड़वाने का शौक नहीं, आप बोर ही हो जाओगे। जी दिनेश जी कोई क्वेरी है क्या? नहीं है, नहीं सर, एक बार ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा हेडिंग देख लीजिए। क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट, क्लैरिटी। अरे यार ये बार बार रहेंगे, इतने पढ़ाने नहीं दे रहा आज। क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, इवन व्हेन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया। जब आप कोई मुश्किल चीजें भी समझाओ ना, तो उसके लिए भी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले को आपकी रिपोर्ट समझ में भी आ जाए। अगर उसे समझ में नहीं आएगी तो वो आपकी रिपोर्ट पढ़ेगा ही नहीं। अवॉइड जार्गन्स अनलेस नेसेसरी, कह रहा उसके अंदर ना वो फैराज मत डाल लो, नए नए तरह के वर्ड मत डाल लो महंगे महंगे। एक्सप्लेन इट व्हेन यूज्ड, और अगर डाल लो भी तो एक्सप्लेन भी कर दो फिर। यूज क्लियर स्ट्रक्चर विद हेडिंग्स, सब हेडिंग एंड लॉजिकल फ्लो। कह रहा बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर बनाओ, उसका हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग भी होनी चाहिए,
और उसकी एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए पूरी की पूरी। वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, कौन सी कंपनी की बना रहे हो, कौन से कितने साल की टारगेट दे रहे हो, क्या टारगेट दे रहे हो, बाय सेल या होल्ड क्या दे रहे हो, सब कुछ लिखा होना चाहिए। फिर उसकी समरी होनी चाहिए, फिर उसका विश्लेषण भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करते करते बस ये 2-3 पेज का चैप्टर है, पढ़ लेना और बैक क्वेश्चन कर लेना। अब मैं जो अगला चैप्टर आपको कराऊंगा, देखो मेरी तरफ से कोर्स खत्म हो गया, अब 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट बचे हैं। एक तो बचा है रूल्स, जो एक रिसर्च एनालिस्ट पे लगते हैं। एक चैप्टर तो बचा है ये वाला, ये पूरा थ्योरी है, लेकिन ये भी आप खुद पढ़ सकते हो। रिसर्च एनालिस्ट पे क्या क्या रूल लगते हैं। पहला रूल, अगर आप किसी कंपनी में आपका कोई रिलेटिव काम करता है, आपकी वाइफ है या आप उसमें डायरेक्टर हो, तो आप उस कंपनी की रिपोर्ट नहीं बना सकते कभी भी, क्योंकि आप उसमें एक रिलेटेड पर्सन हो। अगर आपकी वाइफ किसी कंपनी में डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है, तो आप उस कंपनी पे रिपोर्ट नहीं बना सकते। ठीक, फिर भी अगर आप बनाना चाहते ही हो तो आप उसके अंदर ये लाइन डाल दोगे, मैं एक रिलेटेड पार्टी हूँ, मेरी वाइफ इसके अंदर डायरेक्टर है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पहले आप अपना ध्यान से देख लें, फिर आप बना सकते हो। उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आप उसमें से पढ़ लेंगे। इस तरह की कुछ 50-100 रिस्ट्रिक्शन है, 200 भी हो सकती है, वो आपने पढ़नी है और याद करनी है। वो याद कर लेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। थ्योरी है बिल्कुल, ये 2 चैप्टर मैं नहीं करा रहा हूँ। तो एक चैप्टर तो इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, सारी लाइंस आपने पढ़नी है, और जो इंपॉर्टेंट लाइन पढ़े, जो लगे आपको कि हाँ मुझे याद करनी है, उसे उठा के कॉपी में लिख लेना है और रट्टा मार लेना उसका। जैसे जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हो तो उससे 10 दिन पहले और 20 दिन बाद तक वो वाली कंपनी का शेयर ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। जब भी आपने किसी कंपनी की रिपोर्ट पब्लिश करनी है, तो पब्लिश करने से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद, वो कितने दिन है वो आपको बुक में पढ़ के मिलेगा, शायद 10 दिन और 30 दिन है। 10 दिन पहले और 30 दिन बाद तक ना तो आप वो कंपनी का शेयर खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। अगर आपके पास शेयर है भी तो बेच नहीं सकते और नया खरीद नहीं सकते, ना ही आप, ना ही आपकी वाइफ, ना ही आपसे कोई रिलेटेड पर्सन जो कि हम कह सके कि आपने उसे बताया होगा। तो आप ये सब काम नहीं कर सकते। ऐसे तरह के बहुत सारे रूल है, वो रूल पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो ध्यान से पढ़ना, 10-15 नंबर का आएगा उसमें से, 10-12 नंबर का। अब एक चैप्टर और इंपॉर्टेंट है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मैं पढ़ा देता हूँ कल से, नेक्स्ट क्लास से। टेक्निकल एनालिसिस वाला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको, और साइड बाय साइड आपकी क्वेरी लूंगा। मैं 2 क्लास और लगाना चाह रहा हूँ बस। टेक्निकल एनालिसिस में 2 क्लास लगाएंगे, और वो नई वाली बुक से पढ़ाएंगे जो आपने मुझे स्टडी मटेरियल दिया है ना NISM का, उसमें से पढ़ाएंगे। और जो है 2 दिन ही पढ़ाएंगे। 2 क्लास में से टेक्निकल एनालिसिस और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो खत्म करेंगे। मतलब 35 क्लासेस हो चुकी है, 35, 2 क्लासेस और होंगी। ठीक है, उन 2 क्लासेस में एक तो हम कोशिश करेंगे आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा देंगे, और 1 या 3 क्लास हो जाएंगी 2 की जगह। 1 क्लास में मैं आपको 1-2 रिपोर्ट, 1-2 एक्चुअल की जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं मैं वो समझाऊंगा, और आप लोगों से भी कहूंगा अपनी अपनी मर्जी की किसी कंपनी पर रिपोर्ट बना के लाओ, और आप सब लोग बना कर लाएंगे। ठीक है, और वो बड़ा ईजी है बनाना, कुछ है नहीं उसमें, मैं सिखा दूंगा आपको बनाना। ठीक है, तो एक्चुअल 2-4 कंपनियों की 3-4 रिपोर्ट पढ़ाऊंगा एक दिन में, और 2 दिन में मैं टेक्निकल एनालिसिस, मतलब टोटल 2 या 3 क्लासेस करूंगा। और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, और वीकली टेस्ट सीरीज की क्वेरी ले लिया करेंगे। टेस्ट सीरीज देंगे आपको, टेस्ट सीरीज में जो प्रॉब्लम आएगी वो ले लिया करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीक में आपका ये खत्म हो जाएगा? मेरा मन है हाँ, इसे नेक्स्ट वीक में खत्म कर देंगे।